हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंसुलिन। इंसुलिन सबको पता है, ये वो हार्मोन है जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल से रिलीज होता है और इसका काम होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, तो हम जब भी कोई फूड प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ भी हमने खाया है, उसमें जो ग्लूकोज है एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में जाएगा। ऑब्वियसली ब्लड में जाने के बाद वो क्या करता है, अपनी स्टोरेज साइड में जाके स्टोर हो जाता है। जैसे हमारा लीवर है, मसल्स हैं, हमारे फैट टिश्यूज हैं जिन्हें एडिपोज टिश्यूज भी बोलते हैं, ये वहां पे जाके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, इसी वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहता है। और जब भी हमें इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़ती है कि ग्लूकोज की जरूरत है, तो फटाफट से ये जो हमारे स्टोरेज हाउस हैं ये अपने अंदर से ग्लूकोज को रिलीज कर देते हैं। वहां पे हमें दूसरे हार्मोन की जरूरत पड़ती है, वो कौन है? ग्लूकागोन। पड़ा हुआ है ये सारा, है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है समझने में। तो आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे इंसुलिन के बारे में कि ये इंसुलिन जो हार्मोन हम कह रहे हैं कि पैनक्रियाटिक बीटा सेल से रिलीज होता है, ये किस तरीके से सेल्स के अंदर सिंथेसाइज होता है, किस तरीके से ये बनता है। ठीक हो गया, किस तरीके से ये स्टोर होता है सेल के अंदर, क्योंकि जरूरत के टाइम पे ये रिलीज होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इसका स्टोरेज भी जरूरी है सेल के अंदर, और किस तरीके से ये रिलीज होता है। ठीक है, और रिलीज होने के बाद ये कैसे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, अपने रिसेप्टर से बाइंड होके किस तरीके से इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं विद द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन सबको पता है कि ये एक प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है तो ऑब्वियसली ये अमीनो एसिड से मिलकर बनी होगी। ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, और प्रोटीन जनरली हमारे सेल के अंदर प्रोटीन बनती कैसे है बेटा? सबको पता है कैसे बनती है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, उन्हीं से तो ये बनती है प्रोटीन। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे भी करना है। तो सबसे पहले हम इंसुलिन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और फिर उसके सिंथेसिस पार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इंसुलिन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इंसुलिन हम किस तरीके का होता है वो आप देख लीजिए। ये हमारा इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखें क्या क्या है इंसुलिन के स्ट्रक्चर में। इंसुलिन का जो आपका एक साइड टर्मिनल है, यहाँ पे इस तरीके से हमारे कुछ अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। देखो, पूरी इंसुलिन प्रोटीन है तो यानी कि पूरी ही अमीनो एसिड से मिलकर बनी होगी, इसमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो एक सेगमेंट है आपका, ये भी एक पर्टिकुलर आपके कुछ अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। कितने अमीनो एसिड होते हैं यहाँ पे? 24 अमीनो एसिड है। ठीक है, और इस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिग्नल सीक्वेंस। क्या है? सिग्नल सीक्वेंस मॉलिक्यूल। ओके, तो 24 अमीनो एसिड जो है वो तो सिग्नल सीक्वेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 चेन प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी चेन है पहले इन्हें समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो आपको चेन दिख रही है, ठीक है, यहां से लेके चलिए, मैं कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ये आपकी जो चेन है रेड कलर से जो मैंने शो की है, ये क्या है? आपकी बी चेन। क्या है? बी चेन। और ये कितने अमीनो एसिड से मिलके बनती है? ये चेन मिलती है आपकी 30 अमीनो एसिड से मिलके। ठीक है, इसके बाद हमारी एक और चेन होती है जो सिग्नल सीक्वेंस से यहां तक है। इसे भी अलग कलर से दिखाते हैं, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है। ये वाली चेन, ये कौन सी चेन है? ये है ए चेन। और ये कितने अमीनो एसिड से मिलके बनी है? 21 अमीनो एसिड से। ठीक, समझ में आ गया। और ये बीच में जो आपको ये सी शेप्ड एक चेन दिख रही है, ठीक है, जिसका शेप बिल्कुल सी की तरह है, ये कौन सी चेन है? इसको बोलते हैं हम सी चेन। ठीक है, सी पेप्टाइड भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई? टोटल चेन है, कितनी आपकी प्रेजेंट होती है। तो टोटल जो सी चेन है, इसमें कितने अमीनो एसिड है? 35 अमीनो एसिड। ठीक हो गया, तो ये टोटल इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, यानी कि इंसुलिन के स्ट्रक्चर में 2 चेन्स प्रेजेंट होती है, ए चेन एंड बी चेन। मेन जो है बी चेन 30 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, ए चेन जो है 21 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। ए चेन और बी चेन को कनेक्ट करने वाली जो कनेक्टर चेन है, जिसे हम सी चेन बोलते हैं, वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी है? आपकी 35 टोटल अमीनो एसिड से मिलकर बनी है। और बी जो हमारी ए चेन है, ए चेन के स्टार्टिंग में हमारा एक सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है
जो कितने अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है, 24 अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है। तो ये टोटल हमारे क्या है, इंसुलिन का आपका आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर है। और वो भी कौन सी इंसुलिन है बेटा, ये इसको हम बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन। ठीक है, ये अभी इंसुलिन नहीं है जो हमारी सेल्स के अंदर सिंथेसाइज होता है, पहले वो यही होता है। ठीक है, तो ये कौन है पहले यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया ये क्या है, प्री प्रो इंसुलिन। ठीक है, ये जो इंसुलिन है ये हमारी सेल्स बनाती है और फिर सेल्स के अंदर ये टूट टूट के फाइनली हमें इंसुलिन देता है। इंसुलिन के स्ट्रक्चर में केवल दो ही चीजें होती हैं, ए चेन एंड बी चेन। ये सी पेप्टाइड भी हटेगा और ये सिग्नल सीक्वेंस भी हटेगा। ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका है, प्री प्रो इंसुलिन का है। देखें कैसे होती है फॉर्मेशन। तो चलिए, ठीक, ये हमारा क्या है, सपोज ये हमारी सेल है। चलिए पहले मैं चेक कर लूं, पूरा आपका सेल विजिबल है, यस विजिबल है। तो चलिए, सपोज ये हमारी क्या है, एक सेल है। ठीक, सेल के अंदर नॉर्मली हमें पता है क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैं एक कॉर्नर पे न्यूक्लियस बना रही हूं। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये वो न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है सबको पता है, क्या है, हमारा डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो जनरली हमें पता है कि हमारी बॉडी में आपके क्या है, 23 पेयर आपके क्या है, क्रोमोसोम के प्रेजेंट है। तो जो क्रोमोसोम नंबर 11 है ना, उसके जो क्रोमोसोम नंबर 11 के अंदर जो आपके जीन बेसिकली प्रेजेंट है डीएनए में, उनमें आपका क्या होता है, जो प्री प्रो इंसुलिन को सिंथेसिस करने वाला जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि ये जो डीएनए है, ठीक है, ये कौन सा डीएनए की बात कर रही हूं मैं, ये क्रोमोसोम नंबर 11 में जो डीएनए प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इस डीएनए में आपके क्या होते हैं, कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। सपोज यहां से यहां तक वो सीक्वेंस है। ठीक है, ये वो जीन है। ठीक, यही जीन क्या करेगा, आपका बेसिकली क्या बनाने में आपकी हेल्प करेगा, प्री प्रो इंसुलिन बनाएगा। तो किस तरीके से होता है ये आपको सबको पता है। ये सेल है, सेल के अंदर ये डीएनए है। तो इस डीएनए से सबसे पहले क्या बनता है आपका, इस तरीके से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। ठीक है, ये क्या बन गया, मैसेंजर आरएनए। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये हमारे राइबोसोम में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये राइबोसोम में जाके बैठ गया। ठीक है, राइबोसोम में सबको पता है हमारी 2 सब यूनिट्स होती है। ठीक है, 30S 50S सब यूनिट, ये जाके एमआरएनए यहाँ पे बैठ गया है। अब क्या होगा, आपका टीआरएनए आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपका स्ट्रैंड तैयार होगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है सपोज, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है। ठीक है, कौन बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, टीआरएनए। प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का पूरा मैंने लेक्चर अलग अलग बनाए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए, ये हमारा डीएनए है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है और डीएनए के अंदर का ये वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो इंसुलिन बनाने में हमारी हेल्प करने वाला है। तो इस सीक्वेंस में क्या होगा, आप ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, यानी कि एमआरएनए फॉर्म होगा। एमआरएनए कहाँ जाएगा, हमारे राइबोसोम में जाके बैठ जाएगा, यानी कि कोडॉन हमें मिल चुके हैं। अब इसके एंटी कोडॉन कौन लेके आएगा, टीआरएनए लेके आएगा और फाइनली हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये कहाँ जाएगी, ये हमारी कहाँ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगी। सपोज ये हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है ये, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आसानी से राइबोसोम से ये जो चेन बनी हुई है ये कहाँ आ गई, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ गई। तो यही चेन मैं इन्हीं दोनों कलर से दिखाती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। लाइक दिस, ये हमारी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन सेल के अंदर आ चुकी है। ठीक हो गया। ईआर में क्या होता है बेटा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, पता है ना सबको। डीएनए से एमआरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद जो ये चेन बनी हुई है इसे अभी कोई हम प्रोटीन का नाम नहीं देंगे कि ये इंसुलिन है या क्या है। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगी। अब यहाँ पे इसमें क्या होंगे, मॉडिफिकेशन स्टार्ट होंगे। जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन अंदर गई है बेटा, ये क्या है, ये प्री प्रो इंसुलिन है। समझ में आ गया ये पूरा स्ट्रक्चर। तो मैं इसे बना देती हूं, ये था
नेक्स्ट सी पेप्टाइड हो गया, क्या क्या कलर्स ने यूज किए थे। नेक्स्ट ए चेन हो गई और लास्ट में हमारा सिग्नल सीक्वेंस हो गया। ठीक हो गया, तो ये हमारा देखो बन चुका है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन आई थी उसमें फोल्डिंग हुई और फोल्डिंग होने के बाद हमें क्या मिल गया, प्री प्रो इंसुलिन हमें मिल गई है। तो ये क्या है हमारी प्री प्रो इंसुलिन। टोटल कितने इसमें अमीनो एसिड रहते हैं प्री प्रो इंसुलिन में, आप प्लस करेंगे तो 110 आपको अमीनो एसिड पूरे दिखाई देंगे। तो 110 अमीनो एसिड के सीक्वेंस से आफ्टर फोल्डिंग हमें प्री प्रो इंसुलिन मिल गई है। अब देखो इसका क्या होगा, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके अंदर हमारा क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक है, तो एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये मैं ईपी लिख रही हूँ बेटा, ये एंजाइम का नाम है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, एंडोपेप्टाइडेज। ये एंजाइम आपके ईआर में भी प्रेजेंट होते हैं और गोल्जी एपरेटस में भी होते हैं, दोनों में मैं बता दूंगी क्या इनका रोल है। तो एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, जो ये प्री प्रो इंसुलिन है दिख रही है ना आपको, इससे ये सिग्नल सीक्वेंस कट जाता है। ये सिग्नल सीक्वेंस जो हमारा 24 अमीनो एसिड का ये सिग्नल सीक्वेंस था, ये यहां से कट जाएगा और बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, दिस इज सी पेप्टाइड, ये रही हमारी ए चेन और ये रही हमारी बी चेन। ठीक है, अब जो ये बच गया आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस सिग्नल सीक्वेंस, ये आपके जो सिग्नल सीक्वेंस थे 24 अमीनो एसिड, एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम ने क्या किया, इसे कट कर दिया। उसके बाद जो अब आपको मिल रहा है ये क्या है बेटा, ये है हमारी प्रो इंसुलिन। आप क्या बोलोगे इसे, प्रो इंसुलिन। ठीक है, तो 24 अमीनो एसिड आप हटा दीजिए 110 में से, कितने बच गए, 86 अमीनो एसिड। समझ में आ गया एंडोपेप्टाइडेज ने क्या किया। अब ईआर का काम हो चुका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपना काम कर दिया। क्या किया, प्री प्रो इंसुलिन, पहले तो फोल्डिंग की, प्री प्रो इंसुलिन बना, फोल्डिंग के बाद एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम के एक्शन से प्री प्रो इंसुलिन किसमें कन्वर्ट हो गई, प्रो इंसुलिन में, यानी कि ये जो सिग्नल सीक्वेंस था ये हट गया। ठीक है, अब जो ये आपकी प्रो इंसुलिन है ये आसानी से क्या करेगी सॉरी बेटा, तो ये क्या करेगी, आसानी से आपकी यहाँ पे बडिंग के थ्रू, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी। मैं अब बेटा ये अलग अलग कलर से नहीं दिखा रही हूँ, सिंपल एक ही कलर यूज कर रही हूँ। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो प्री प्रो इंसुलिन है वो कहाँ निकल के आ जाएगा आपका, इस तरीके एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी और कहाँ आ गया, ये बाहर आ गया। इस तरीके से मैं से दिखा रही हूँ, ये वेसिकल है और वेसिकल के अंदर, चलिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये हमारा पूरा सी चेन हो गई और फाइनली ये रहा आपका, ठीक है, ये आपका प्रो इंसुलिन रिलीज हो गया बाहर। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आ चुका है और वेसिकल में पैक होके बाहर आया है। ठीक है, अब एक और बात जो यहाँ पे मैंने आपको बताई नहीं थी वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। जो ये ए चेन और बी चेन होती है ना बेटा, इनके बीच में क्या होते हैं, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, भूलना नहीं है, डाइसल्फाइड बॉन्ड आपके प्रेजेंट रहेंगे और इंटरचेन यहाँ पे भी आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ए चेन में भी बीच में आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेंगे, तो ये दिमाग में रखिएगा। यानी कि ए चेन और बी चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सी पेप्टाइड तो इसे जोड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपस में भी इनका कनेक्शन है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ये जो आपकी प्रो इंसुलिन है ना, ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी हमारे गोल्जी एपरेटस में जाएगी। ये सपोज हमारा क्या है, 1 मिनट, ये रहा हमारा गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ये है हमारा गोल्जी एपरेटस, जीपी में से लिख रही हूँ, गोल्जी सॉरी एपरेटस, जी ए आएगा ना, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, गोल्जी एपरेटस। तो अब क्या होगा, देखो ये जो हमारी वेसिकल है जिसके अंदर क्या है, प्रो इंसुलिन है, वो कहाँ जाएगा, हमारे गोल्जी एपरेटस में जाएगा। और गोल्जी एपरेटस के अंदर क्या होने वाला है, देखो ये अंदर गया पूरा। ठीक, अब मैं इसे इसी तरीके से दिखा दे रही हूँ, ये पूरा अंदर गया है।
ठीक है। अंदर जाने के बाद जब ये गोल्जी एपरेटस में गया, फ्यूजन की प्रोसेस होती है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस की, उसके थ्रू ये अंदर एंटर करता है। तो गोल्जी एपरेटस के अंदर भी एक एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है, तो वो इसको, जो ये हमारी प्रो इंसुलिन इसे दिख रही है, ये क्या करेगा, इस प्रो इंसुलिन से ये सी पेप्टाइड को, सी चेन को भी क्या कर देगा, हटा देगा। समझ में आ रहा है? ईआर के अंदर जो आपका एंडोपेप्टाइडेज था उसने क्या किया था, सिग्नल सीक्वेंस को हटाया था, लेकिन गोल्जी के अंदर जो एंडोपेप्टाइडेज है वो क्या करेगा, सी चेन को हटा देगा। बचेगा क्या, केवल बी चेन और ए चेन, जो कि आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये एक दूसरे से अलग नहीं होने वाली। तो अल्टीमेटली गोल्जी के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये हमारी बी चेन है, ये हमारी ए चेन है, ये दोनों अलग हो गई, ठीक है, बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली इन्हें, ठीक। और साथ में जो हमारा सी पेप्टाइड है, जो हमने ब्लैक कलर से शो किया था, ये आपका अलग हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। ये जो प्रो इंसुलिन था ये टूटा और ए चेन और बी चेन अलग हो गई और सी पेप्टाइड इनसे अलग हो गया। अब क्या होगा, देखो गोल्जी एपरेटस के अंदर प्रोसेस हो चुकी है, अब फाइनली यहाँ पे भी पैकेजिंग होगी। गोल्जी के अंदर सबको पता है पैकेजिंग होती है, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल आपके क्या होंगे, एक वेसिकल में पैक होके इस तरीके से देखो बाहर आ जाएंगे। तो क्या क्या होगा इस वेसिकल के अंदर बताइए। एक तो होगी ए चेन और बी चेन, ठीक है, ए चेन बी चेन, जो कि दोनों किससे जुड़ी हुई होंगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होंगी। इसके अलावा इस वेसिकल में सी पेप्टाइड भी प्रेजेंट होगा, सी क्योंकि वो सेपरेट हुआ है लेकिन वेसिकल के अंदर जाएगा। जब गोल्जी एपरेटस के अंदर पैकेजिंग होगी तो सी पेप्टाइड भी साथ में प्रेजेंट होंगे। प्लस कुछ प्रो इंसुलिन ऐसा भी होता है जो टूटता नहीं है, कुछ प्रो इंसुलिन जो गया था वो टूटा नहीं, तो वो एज इट इज आपका वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होगा। समझ में आया? तो जो गोल्जी एपरेटस से बाहर आपका रिलीज हुआ है, वेसिकल जो आई है उसके अंदर क्या है, आपका ए चेन और बी चेन प्रेजेंट है, ठीक। क्या स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये बी चेन थी और ये ए चेन थी, दोनों प्रेजेंट है और दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, नो डाउट, है ना। ये हमारी क्या है, चेन्स जुड़ी हुई है बाइसल्फाइड बॉन्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन बोलते हैं। यानी कि इंसुलिन आपका बन चुका है, ये जो बना है अंदर ये क्या है, आपका इंसुलिन है। लेकिन इंसुलिन के साथ साथ क्योंकि सी पेप्टाइड जो आपका टूटा था वो भी साथ में आएगा, तो सी पेप्टाइड भी आएगा साथ में, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने बताया कुछ प्रो इंसुलिन टूटता ही नहीं है, तो वो भी आपका साथ में आएगा। तो ये आपको फाइनली अपनी वेसिकल के अंदर आपको दिखाई देगा। तो समझ में आ गया किस तरीके से इंसुलिन फॉर्म हुआ और पैक हुआ है, ठीक है। ये हमारी वेसिकल्स के अंदर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है, सी पेप्टाइड भी है, इंसुलिन भी है और प्रो इंसुलिन भी है, ठीक है। तो इतना आपने ध्यान में रखना है। अब इसके बाद क्या होगा, तो अब इंसुलिन का वही स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा, तो आप क्या बोलोगे, दो चेन है इसमें, ए चेन एंड बी चेन, ठीक है। और जो इसका स्टार्टिंग में जो सिंथेसिस होती है वो कैसी होती है, वो कैसा होता है, प्री प्रो इंसुलिन जो बन रहा है हमारे डीएनए के थ्रू, वो क्या है, प्री प्रो इंसुलिन है, जो कि आफ्टर मॉडिफिकेशन इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस कन्वर्ट हो जाता है इनटू इंसुलिन, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि भाई इंसुलिन बन गया सेल के अंदर, हमें समझ में आया है कैसे बन गया, वेसिकल के अंदर पैक्ड है विद सी पेप्टाइड एंड प्रो इंसुलिन, यानी कि जब भी इंसुलिन रिलीज होगा तो सी पेप्टाइड भी साथ में रिलीज होगा और प्रो इंसुलिन भी आपका रिलीज होगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि भाई ये रिलीज कैसे होता है, स्टोर सब चीज हो गया, अब चलिए रिलीज पे आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि रिलीज मैंने जब आपको डायबिटीज मेलाइटस पढ़ाया था तब भी मैंने डिटेल में आपको बताया था कि किस तरीके से हमारा इंसुलिन रिलीज होता है, बट चलिए यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी यही सेल है जो अभी बनाई थी मैंने, ठीक है, यही सेल है। इसके अंदर आपको पता है कि इंसुलिन हमारा है इस तरीके से वेसिकल में स्टोर्ड है, ठीक है। इस तरह से वेसिकल में स्टोर्ड आपका क्या रहेगा, चलिए मैं अलग अलग कलर से अब दिखा दे रही हूँ। सपोज रेड कलर से जो दिखाया ये इंसुलिन है, ग्रीन कलर वाला सी पेप्टाइड है, और जो ब्लू कलर से मैं दिखा रही हूँ ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रो इंसुलिन है, ठीक हो गया। तो दे देते हैं नाम इंसुलिन, कंफ्यूज ना हो आप, आपको पता होना चाहिए वेसिकल के अंदर क्या क्या रहेगा, सब समझा दिया है मैंने। प्रो इंसुलिन,
और ये हमारा क्या है, सी पेप्टाइड। ठीक है, सबके रोल भी समझेंगे हम इनके क्या हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर्ड है, समझ में तो आ गया, सिंथेसिस स्टोर्ड है। अब क्या होता है देखो, इंसुलिन का रिलीज को ट्रिगर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से इंसुलिन का रिलीज होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है वो ग्लूकोज है। ठीक है, जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है तब जाके हमारी जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल है, ये कौन सी सेल है बेटा जिसके अंदर ये सिंथेसिस हो रही थी, ये बीटा सेल है। ठीक है, तो हमारी जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल है वो क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज करती है, ये तो हमें पता है, वो ग्लूकोज के इन्फ्लुएंस में करती है। अदर देन ग्लूकोज और कौन कौन से फैक्टर है वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले हम ग्लूकोज पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है देखो, बीटा सेल के सरफेस में हमारे ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है ग्लूट। ग्लूट मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर एंट्री लेता है। ठीक है, तो कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हो, यानी कि ग्लूकोज की एंट्री से ही मैकेनिज्म की स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज अंदर आ गया वाया ग्लूट ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सेल के अंदर ग्लूकोज आया है तो क्या प्रोसेस होगी बेटा, ग्लाइकोलिसिस होगी। बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, यानी कि हमें एनर्जी चाहिए ना, एटीपी चाहिए, तो ग्लाइकोलिसिस तो होनी ही है। तो फाइनली हमें पूरी जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी उसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, एटीपी मिलेगी। ये सबको पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी का, तो एटीपी हमें मिल जाएगी ग्लूकोज से। और एटीपी का लेवल जैसे ही सेल के अंदर बढ़ेगा, ठीक है, एटीपी का लेवल बढ़ने की वजह से हमारी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो हमारे पोटेशियम चैनल्स हैं, जो इनवर्ड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल है, ये क्या हो जाते हैं, आपके क्लोज हो जाते हैं। ठीक हो गया, इनवर्ड रेक्टिफायर क्यों, क्योंकि पोटेशियम बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपके सेल के अंदर से बाहर जा रहा था, लेकिन एटीपी का लेवल बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ये चैनल्स क्लोज हो गए। तो क्लोज होने की वजह से सेल के अंदर जो पोटेशियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर बढ़ चुके हैं। पॉजिटिव के बढ़ने की वजह से क्या होता है, क्या होता है बताइए, सपोज एटीपी के बढ़ने से पहले की जो स्टेज थी, सपोज वहां पे आपका मेम्ब्रेन जो अंदर का पोटेंशियल था -70 मिलीवोल्ट था। ठीक है, अंदर जो पोटेंशियल था वो -70 था, लेकिन एटीपी के बढ़ने की वजह से जब ये पोटेशियम चैनल क्लोज हुए, पोटेशियम अंदर ही इकट्ठा होने लगा, तो जो पोटेंशियल है वो कितना पहुंच गया, -50 मिलीवोल्ट। पॉजिटिव की ओर जा रहा है ना, -70 था, अब -50 पहुंच चुका है। तो क्या होता है जब माइनस से हम पॉजिटिव की ओर जाते हैं, डीपोलराइजेशन होता है ना, पूरा पढ़ा है इम्पल्स कंडक्शन वगैरह मैंने। ठीक है, तो देखो क्या होगा, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है बेटा, डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, हमारी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक और चैनल होते हैं, कौन से चैनल, कैल्शियम चैनल, जो कि वोल्टेज सेंसिटिव आपके कैल्शियम चैनल है। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा, ये कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम की एंट्री सेल के अंदर बढ़ जाएगी, कैल्शियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ जाएगा। और सब जानते हैं कि कैल्शियम की वजह से क्या होता है, आपका एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि जो ये वेसिकल है ये क्या होगी, पहले तो क्या करेगी, मैं यहाँ पे अलग से एक वेसिकल दिखा दे रही हूँ। ठीक है, पहले क्या होगा, वेसिकल का फ्यूजन होगा विद दी सेल मेम्ब्रेन। इस तरीके से वेसिकल फ्यूज हो गई सेल मेम्ब्रेन के साथ। इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है, मैं अब अलग अलग कलर से नहीं दिखा रही हूँ। फ्यूज होने के बाद क्या होता है आपका, फ्यूजन होने के बाद ये कैल्शियम के इन्फ्लुएंस में ये प्रोसेस हो रही है, ये वेसिकल पूरी तरह टूटेगी। वेसिकल टूटेगी तो मेम्ब्रेन भी टूटेगी, और सारे के सारे केमिकल इंसुलिन, प्रो इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड कहाँ आ जाएंगे, हमारे सर्कुलेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तीनों ही कहाँ आ गए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ गए। तो ये था हमारा रिलीज प्रोसेस, किस तरीके से रिलीज होता है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन था, और इस तरीके से ये सारे के सारे रिलीज होके कहाँ पहुंच गए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गए। तो समझ में आया इंसुलिन का रिलीज कैसे होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब बात ये आती है, ये तो हमने देखा कि यहाँ पे मेन रोल कौन प्ले कर रहा था, ग्लूकोज। ग्लूकोज की जब एंट्री होगी तभी जाके हमारी बीटा सेल क्या करने वाली है, इंसुलिन को रिलीज करेंगे अलॉन्ग विद सी पेप्टाइड एंड प्रो इंसुलिन ऑब्वियसली। ठीक है, अकेले तो होगा नहीं क्योंकि वेसिकल के अंदर तीनों प्रेजेंट है, अभी हमने देखा कैसे है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ग्लूकोज के अलावा हमारी बॉडी में और क्या क्या ऐसी प्रोसेसेस हो रही हैं,
कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से इंसुलिन का रिलीज बढ़ या कम हो सकता है, इसको बोलते हैं हम रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन रिलीज। ठीक है, कि इंसुलिन कैसे आपका इंसुलिन का रिलीज किस तरीके से बॉडी में रेगुलेट होता है, तो वो हम समझ लेते हैं। चलिए, रिलीज तो समझ में आ गया कि इंसुलिन ब्लड सर्कुलेशन में आया कैसे, फिर उसके बाद हम इफेक्ट्स पे फोकस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या हुआ, ये जो हमारा इंसुलिन था, अब हमें क्या देखना है कि आपका रेगुलेशन देखना है इंसुलिन रिलीज का, किस तरीके से रेगुलेशन होता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारी बॉडी में अगर मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करती हूँ तो हमारे पास दो सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उनका इफेक्ट ऑर्गन लेवल पे दोनों का अलग अलग आता है, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जब भी हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, कब होता है, जब फेयर फ्लाइट ऐसी कोई सिचुएशन हो, इंसान स्ट्रेस में हो, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस टाइम पे ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो हम देखते हैं कि उस टाइम पे इंसुलिन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या इफेक्ट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में यहाँ पे दो रिसेप्टर हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक है अल्फा 2 रिसेप्टर, एक है बीटा 2 रिसेप्टर। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा ना, क्योंकि ये इनहिबिटरी है, अल्फा 2 रिसेप्टर जब भी एक्टिवेट होता है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होता है। और ध्यान में रखना, इंसुलिन के रिलीज के लिए साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई भी ड्रग, कोई भी मॉलिक्यूल साइक्लिक एएमपी के लेवल को कम करता है तो वो इंसुलिन रिलीज को भी कम करेगा, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, क्योंकि अल्फा रिसेप्टर जब भी एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन आपका अल्फा 2 रिसेप्टर से बाइंड होता है, साइक्लिक एएमपी लेवल कम होता है, तो इसका मतलब जो इंसुलिन रिलीज है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसकी वजह से। दूसरी बात, बीटा 2 की बात कर लेते हैं। जब भी एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो साइक्लिक एएमपी लेवल बढ़ता है, और साइक्लिक एएमपी लेवल बढ़ता है तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, इंसुलिन रिलीज बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब आप बोलेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, दोनों रिसेप्टर्स की वजह से अपोजिट इफेक्ट आ रहे हैं, तो मेन कॉन्क्लूडिव आप कंक्लूजन में आप क्या बोलोगे, इंसुलिन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी बीटा सेल्स होती है ना, इसमें अल्फा 2 रिसेप्टर्स की डोमिनेंस होती है, अल्फा 2 ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बीटा 2 रिसेप्टर। इसीलिए जो इफेक्ट आएगा, जो प्रोमिनेंट इफेक्ट आएगा, डोमिनेंट इफेक्ट आएगा, वो किसका आएगा, अल्फा 2 रिसेप्टर का। यानी कि जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, आपका इंसुलिन रिलीज क्या होगा, आपका इनहिबिट होगा। समझ में आ रहा है। ठीक, दोनों के आपको इफेक्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ध्यान में रखिएगा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में क्या है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है, यानी कि एसिटाइलकोलिन जब भी रिलीज होगा तो वो बीटा सेल में जाके क्या कराएगा, इंसुलिन के रिलीज को एक्टिवेट करेगा, यानी कि इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, इसकी वजह से भी आपका क्या है, साइक्लिक एएमपी लेवल बढ़ता है, तो इंसुलिन रिलीज आपका होना ही होना है। ठीक हो गया, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि इंसुलिन रिलीज पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि एसिटाइलकोलिन का क्या फर्क पड़ रहा है। इसमें आपका नॉरेपिनेफ्रिन की बात हो रही थी, ये क्या है, एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट यहाँ पे हमने देख लिया कि एसिटाइलकोलिन की वजह से इंसुलिन पे क्या फर्क पड़ेगा। अब बात आती है, यस, अगर आपकी बॉडी में, किसी भी इंसान की बॉडी में फ्री फैटी एसिड का लेवल ज्यादा है, अमीनो एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कीटोन बॉडीज ज्यादा हैं, ये सारे साइन किसके हैं, ये साइन है कि इंसान को डायबिटीज है। पढ़ाया था अभी इससे पहले वाले लेक्चर में, हमने क्या देखा था, जब हम लोग मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि इंसान को जब डायबिटीज होता है तो ग्लूकोज तो यूटिलाइज होता नहीं है, तो फैट और प्रोटीन का यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो फ्री फैटी एसिड, अमीनो एसिड, इन सब का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी इंसान के ब्लड में, ठीक है, फ्री फैटी एसिड, अमीनो एसिड, कीटोन बॉडीज बढ़ी हुई हैं, प्लस ग्लूकोज तो है ही है, ठीक है, ये बढ़ा हुआ है, तो ये भी क्या करते हैं, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आपके इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं।
ठीक है, इनकी वजह से भी इंसुलिन रिलीज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर है हमारा ग्लूकागोन। ग्लूकागोन सबको पता है, जैसे पैनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, वैसे ही पैनक्रियाज में अल्फा सेल भी प्रेजेंट होती है जिनसे ग्लूकागोन रिलीज होता है, और ग्लूकागोन का काम जस्ट इंसुलिन के अपोजिट होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ग्लूकागोन है ये क्या करता है, ये भी हमारा इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक और हार्मोन है जो हमारा पैनक्रियाज से रिलीज होता है, सोमैटोस्टैटिन। पैनक्रियाज में आपकी एक और सेल होती है डेल्टा सेल, वहां से सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है। और सोमैटोस्टैटिन ध्यान में रखना ये यूनिवर्सल इनहिबिटर है, मोस्टली जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको ये इनहिबिट ही करता है। तो सेम ये इंसुलिन के साथ भी यही करेगा, इंसुलिन के रिलीज को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, चाहे ग्लूकागोन हो चाहे इंसुलिन हो, दोनों के रिलीज को ये क्या करता है, आपका इनहिबिट ही करता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ, वो है आपका पॉइंट नंबर 6, जिसे हम बाद में डिटेल में भी करेंगे। देखो, जब भी आप क्या करते हो, कोई भी फूड प्रोडक्ट लेते हो ना, आपने खाना खाया तो हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो सेल्स हैं वहां से एक स्पेसिफिक आपका मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड रिलीज होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंक्रेटिन। ठीक है, इंक्रेटिन कोई एक सिंगल पेप्टाइड नहीं है, कोई एक सिंगल प्रोटीन नहीं है, ये बहुत सारी प्रोटीन्स का मिक्सचर है। ठीक है, तो ये जो आपका इंक्रेटिन्स जो रिलीज होते हैं ये क्या करते हैं, आपके ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं। ठीक है, जब ये इंक्रेटिन रिलीज हो रहा है यानी कि एक सिग्नल की तरह वर्क कर रहे हैं कि आपने खाना खाया है, खाने में अगर ग्लूकोज ज्यादा है, ऑब्वियसली कार्ब लिया होगा आपने, तो एकदम से क्या होगा, इंक्रेटिन रिलीज होंगे, मैसेज जाएगा बीटा सेल को कि आपको इंसुलिन को रिलीज करना है क्योंकि खाना लिया गया है जिसमें ग्लूकोज है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा नेक्स्ट है वो है इंक्रेटिन्स, मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स हैं। बाद में हम ट्रीटमेंट में डिस्कस करेंगे जब डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट को देखेंगे। तो ये आपका क्या करता है, इंक्रेटिन भी आपका इंसुलिन के रिलीज को क्या करता है, बढ़ाता है। जब भी इंक्रेटिन हमारी जीआई सेल से रिलीज होते हैं खाना खाने के बाद, तो ये क्या करते हैं, आपका सीधे सीधे बीटा सेल को बोलते हैं कि भाई इंसुलिन रिलीज करो क्योंकि ग्लूकोज खाया गया है। ठीक है, ग्लूकोज लिया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपके क्या है, ये रेगुलेशन आपका इंसुलिन का रेगुलेशन है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स बॉडी में हैं जिनके थ्रू इंसुलिन का सिक्रेशन रेगुलेट होता है या इंसुलिन का रिलीज रेगुलेट होता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो बात हमें डिस्कस करनी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिग्रेडेशन। ये भी देख लेते हैं भाई। अगर चलिए इंसुलिन रिलीज भी हो गया, पता भी चल गया कौन कौन से फैक्टर्स उसे रिलीज करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि रिलीज होने के बाद अब क्या होगा। ब्लड सर्कुलेशन में आ गया, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, अब ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी में क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन में आ गया है तो अब हमारी बॉडी में हमारी सेल लेवल पे जाएगा और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। बट उस टाइम पे बीच में कुछ और प्रोसेसेस भी होंगी, देखते हैं वो क्या होगा। ठीक है, क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए तो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम में ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो हमारी सेल्स के बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, जितना भी बॉडी में, पूरे में ये इंसुलिन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक हो गया, ये इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, पता होना चाहिए कितनी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेक्स्ट है इसका टी हाफ। इसकी टी हाफ क्या है, यानी कि एक बार अगर ये रिलीज हो गया, हमारी बीटा सेल से बाहर रिलीज हो गया, हमारे ब्लड में आ गया, तो कितने टाइम में ये अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। सपोज अगर 6 आपकी इसकी वैल्यू थी इनिशियली जब ये रिलीज हुआ था, 6 mg थी सपोज, तो 3 mg कितनी देर में हो जाएगा, समझ रहे हो। तो टी हाफ इसकी क्या है, 5 to 6 मिनट, 5 से 6 मिनट में ये अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का पूरा हाफ हो जाता है। इतनी फास्ट इसका डिग्रेडेशन होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात आती है कि भाई ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, तो डिग्रेडेशन होता है मेनली लीवर में, हमारी किडनी में इसका डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, लीवर, किडनी और हमारे मसल्स में।
यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो भी इंसुलिन रिलीज हुआ है वो डिग्रेड होता है। और ध्यान में रखना, देखो जब इंसुलिन रिलीज होता है, कौन रिलीज कर रहा है, पेनक्रियाज रिलीज कर रहा है। पेनक्रियाज का सिक्रेशन कहाँ पे आता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि इंसुलिन भी पहले कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। वहां से उसका क्या हो रहा है, आपका सीधे पोर्टल वेन में चला जाएगा। पोर्टल वेन के थ्रू पहले कहाँ जाएगा, लीवर में, ठीक है। और ध्यान में रखना कि लीवर में 50% जितना भी इंसुलिन रिलीज हुआ है ना, उसका 50% ऑफ इंसुलिन वहीं पे डिग्रेड हो जाता है। तो रिमेनिंग केवल 50% है जो कहाँ जा रहा है, हमारे सर्कुलेशन में जा रहा है। और सर्कुलेशन में जाने के बाद भी मसल्स में भी इसका डिग्रेडेशन हो रहा है और किडनी में भी इसका डिग्रेडेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो कैसे डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, जितना भी इंसुलिन रिलीज हो रहा है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, यानी कि 50% लीवर में ही उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, फिर जाके वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। ठीक हो गया, तो ये है आपका ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट आता है आपका जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखो सपोज ये कोई सेल है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ब्लड में इस तरीके से, ये हमारा ब्लड है, ब्लड में हमारा क्या है, इंसुलिन प्रेजेंट है। ये सपोज हमारी क्या है, इंसुलिन है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, देखो ये इस तरीके से जो आपकी सेल में इसको रिसेप्टर्स अपने दिखेंगे, ठीक। तो ये फटाफट से इस सेल के सरफेस में अपना रिसेप्टर दिख रहा है, ये इस रिसेप्टर से बाइंड होगी, ठीक है, और अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी। यही तो होता है ना इफेक्ट प्रोड्यूस करने का तरीका, ठीक है। इंसुलिन के रिसेप्टर सबको पता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है, ठीक है। यानी कि ये रिसेप्टर्स कैसे रिसेप्टर होते हैं, जब भी इनके साथ इनका लिगेंड बाइंड होता है तो इन रिसेप्टर्स के जो इंट्रासेलुलर साइड में टायरोसिन आपका प्रोटीन, टायरोसिन काइनेज आपका बेसिकली प्रेजेंट होता है। जैसे ही एक्टिवेट, इसकी बाइंडिंग की वजह से इंसुलिन जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा। टायरोसिन जो प्रोटीन है, अमीनो एसिड है बेसिकली, उसे फॉस्फोरिलेट कर देगा और जो भी इफेक्ट इंसुलिन के होते हैं वो सारे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। पढ़ाया हुआ है मैंने, अगर इसका मैकेनिज्म आपको देखना है तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का मैंने पाथवे समझाया था, उसमें मैंने इंसुलिन का ही आपका एग्जांपल देके आपको बताया था, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई क्या क्या इफेक्ट यहाँ पे आएंगे, ठीक है। रिसेप्टर तो आप वहां से देख लेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगी ताकि आप वहां से देख सकें कि रिसेप्टर कैसे काम करते हैं ये वाले, ठीक हो गया। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है, ध्यान में रखिएगा। तो इफेक्ट क्या क्या प्रोड्यूस होंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है। इंसुलिन का काम क्या होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज ब्लड में है, इसे फटाफट से इसकी स्टोरेज साइड में भेज दे, ठीक है। तो फटाफट से जो भी ये आपका क्या है जो भी आपका ग्लूकोज आपके सर्कुलेशन में है, फटाफट आपके लीवर में जाएगा, मसल्स में जाएगा और एडिपोज टिश्यूज में जाएगा और वहां जाके स्टोर हो जाएगा। लीवर के अंदर आपको पता है बहुत सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। आप मुझे ये बताइए, आपको पता है ऑलरेडी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप क्या चाहोगे, लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, ग्लूकोज बने, नया ग्लूकोज बनाना चाह रहे हो क्या नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, नहीं ना। तो इसीलिए आपकी जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, आपकी इनहिबिट हो जाएगी। तो क्या इफेक्ट आने वाला है, देखो इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो हमारा ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ये आपका कम हो जाएगा क्योंकि हमें नया ग्लूकोज नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है वो भी इनहिबिट हो जाएगी। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, आपको पता है ऑलरेडी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, आप ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाना चाहोगे, नहीं ना। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रोसेस भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आपका जो इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंसुलिन का, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे इफेक्ट है, मैं सारे नहीं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा एक इफेक्ट जो आता है इसका वो है लिपोजेनेसिस, ठीक है। जो लिपिड है वो आपका क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन कम हो जाता है, लिपिड कम से कम टूटता है इंसुलिन के इफेक्ट में। क्योंकि आपने देखा है इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी होती है तो बहुत ज्यादा फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है, फ्री फैटी एसिड्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से कीटोन बॉडीज मिल रही है, जिसकी वजह से कीटो एसिडोसिस हो जाती है, इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो सकता है ना। तो आप नहीं चाहते, तो यहाँ पे एक आपका इंसुलिन का ये फैक्ट है कि ये लिपोजेनेसिस करता है, लिपिड को इकट्ठा करेगा, उसके ब्रेकडाउन को कम करेगा, यानी कि लिपोलाइसिस नहीं होने देगा। समझ में आ रहा है, लिपिड टूटेगा नहीं, ठीक। तो ये आपके क्या है, कुछ इफेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इफेक्ट है, सारे डिटेल में पढ़ने जरूरी नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अभी हमने मैकेनिज्म देखा था
जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वही क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके आ रहे हैं, चाहे आपकी लीवर सेल हो, मसल सेल हो, कोई सी भी सेल हो, बीटा सेल हो, पैनक्रेटिक बीटा सेल, ग्लूकोज जब सेल के अंदर आता है तो वो ट्रांसपोर्टर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये इंसुलिन क्या करता है, उन ट्रांसपोर्टर्स को बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है उनके एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यानी कि रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा आपका, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ ग्लू ट्रांसपोर्टर्स, ग्लूट लिख दिया मैंने। ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टर जो ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके आते हैं उनके एक्सप्रेशन को बढ़ा दिया, यानी कि उनके जीन लेवल पे एक्सप्रेशन बढ़ गया, तो अब वो आपके ट्रांसपोर्टर्स ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। सपोज अभी मेम्ब्रेन में केवल एक ट्रांसपोर्टर था ग्लूट का, अब बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स हो जाएंगे, तो फटाफट ग्लूकोज सेल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे क्या है, इफेक्ट है ऑफ इंसुलिन। अब बात आती है कि भाई जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स का ना इंटरनलाइजेशन भी होता है। इंटरनलाइजेशन मतलब समझते हो, अलग से मैंने इसका बता रखा है, रिसेप्टर रेगुलेशन का पूरा लेक्चर उसमें मैंने बताया था आपको। जनरली होता क्या है, ये जो रिसेप्टर्स हैं, इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, बेसिकली बार बार इंसुलिन आ रहा है, इनसे बाइंड हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब ये रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, आपके डिसेंसिटाइज हो जाते हैं बहुत बार बाइंडिंग होने की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो रिसेप्टर है इस मॉलिक्यूल के साथ सेल के अंदर चला जाएगा, इसको इंटरनलाइजेशन बोलते हैं। रिसेप्टर इंसुलिन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंडेड फॉर्म में ही सेल के अंदर चला जाएगा। सेल के अंदर लाइसोसोम है, एंडोसोम है, उनके अंदर जाके क्या होता है, आपका जो रिसेप्टर है वो अलग हो जाता है और जो इंसुलिन है वो अलग हो जाता है। इंसुलिन तो क्योंकि पेप्टाइड है बेसिकली, उसका तो डिग्रेडेशन हो जाएगा, और जो ये रिसेप्टर है वापस से मेम्ब्रेन में आके इंसर्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन। समझ में आ रहा है कि एक बार अब आप ये बोलोगे कि मैम इंसुलिन इससे बाइंड हुआ था, अब इंसुलिन का क्या हुआ होगा, तो वो रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जो ये रिसेप्टर है अपने साथ इस मॉलिक्यूल को अंदर लेके जाएगा। एंडोसोम, लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं जो इंसुलिन को तो खत्म कर देंगे, लेकिन रिसेप्टर को वापस मेम्ब्रेन में भेज देंगे ताकि नया इंसुलिन मॉलिक्यूल बाइंड हो सके और इफेक्ट प्रोड्यूस हो। ठीक है, रिसेप्टर रेगुलेशन के लेक्चर में पूरा हमने डिटेल में देखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसके अलावा देखें क्या आपका रह रहा है, लेट मी चेक। यस, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो सी पेप्टाइड थे ना, मैंने बताया था कि सेल के अंदर से आपका क्या होता है, जब इंसुलिन रिलीज होता है तो साथ में प्रो इंसुलिन और सी पेप्टाइड भी रिलीज होते हैं। तो उनमें से जो सी पेप्टाइड होता है ना, वो एक मार्कर की तरह काम करता है। वैसे इसके बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है, ये जो एनो सिंथेज नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेडेज जो एंजाइम होता है उसके एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं, तो वैसोडाइलेशन करते हैं। तो ये इनका एक इफेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें दिमाग में रखना है। इसके अलावा ये सोडियम पोटेशियम एटीपीज की सिंथेसिस को भी बढ़ाते हैं, और आप जानते हो सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप कितना इंपॉर्टेंट है सारी ही हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में। ठीक है, तो ये तो इसके वैसे आपके फार्माकोलॉजिकल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो सी पेप्टाइड जब रिलीज होता है ना इंसुलिन के साथ, तो वो क्या बताता है, आपके मार्कर की तरह काम करता है। यानी कि अगर आप सी पेप्टाइड की एक खासियत होती है, देखो इंसुलिन आपके बीटा सेल ने रिलीज किया तो विद इन 5 to 6 मिनट उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी कि वो उसका हाफ बन जाता है, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन थी उसके हाफ कॉन्सेंट्रेशन में वो पहुंच जाता है। लेकिन जो सी पेप्टाइड रिलीज होता है ना, उसकी जो हाफ लाइफ है वो लंबी है। तो इसका मतलब अगर किसी इंसान में आपको चेक करना है कि भाई इंसुलिन का लेवल ठीक है या नहीं है, तो आप सी पेप्टाइड के लेवल को देख के पता लगा सकते हो। इंसुलिन को चेक नहीं कर पाओगे ना, इंसुलिन रिलीज होगा, क्या आप 5 से 6 मिनट के अंदर चले जाओगे डॉक्टर्स के पास और वहां पे आप डायग्नोस हो जाएगा? नहीं ना। तो सी पेप्टाइड लॉन्ग टर्म के लिए आपको डायग्नोसिस के लिए हेल्प करता है, क्योंकि ध्यान में रखना बीटा सेल से जितना इंसुलिन रिलीज होगा ना, उसी सेम इक्विमोलर अमाउंट में आपका सी पेप्टाइड भी रिलीज होता है। तो सी पेप्टाइड के लेवल को आप चेक कर सकते हो, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ ज्यादा है। तो सी पेप्टाइड के लेवल को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंसान की बॉडी में इंसुलिन कितना बन रहा है। समझ में आ गया? तो आप कह सकते हो कि सी पेप्टाइड क्या है, एक बायो मार्कर की तरह हेल्प करता है हमारी। ठीक है, हम पता लगा सकते हैं कि भाई इंसुलिन का लेवल कम है या ज्यादा है। इससे हम टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस का भी पता लगा सकते हैं।
टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो सी पेप्टाइड भी बनेगा ही नहीं, है ना। तो सी पेप्टाइड अगर चेक करने जाओगे, सी पेप्टाइड अगर नहीं दिख रहा है तो आप बोलोगे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है इसे, है ना। दूसरा केस, टाइप 2 के केस में क्या होता है कि इंसुलिन बन रहा होता है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस आ गई है, इफेक्ट नहीं आ रहा, तो सी पेप्टाइड भी बन रहा होगा डेफिनेटली। तो इंसुलिन का लेवल आपका और सी पेप्टाइड का लेवल दोनों का एलिवेटेड आपको दिखाई देगा। तो अगर सी पेप्टाइड का लेवल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो आप अंदाज लगा सकते हो कि इंसान को क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है। समझ में आ रहा है, क्योंकि इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों ही बराबर अमाउंट में रिलीज होते हैं। अगर किसी के ब्लड में सी पेप्टाइड का लेवल बहुत ज्यादा है तो आप अंदाज लगा लीजिए कि इंसुलिन का लेवल भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। पूरा मैंने पैथोफिजियोलॉजी में समझाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यस, बाकी तो हमने सारा कवर कर लिया है, ठीक है, ठीक है। और देखो इंसुलिन की जो प्रिपरेशन आती है, अब सपोज किसी इंसान को अगर डायबिटीज मेलाइटिस है तो अगर उसे इंसुलिन ही देना है, क्योंकि टाइप 1 में तो देखो इंसुलिन ही देना पड़ता है क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। टाइप 2 के केस में हम और मेडिसिन देते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देते हैं, और भी मेडिसिन हमारे पास हैं, लेकिन अगर उनसे भी असर नहीं हो रहा तो फिर उसमें भी हमें इंसुलिन ही देना पड़ता है। तो इंसुलिन की मार्केट में बहुत अलग अलग प्रिपरेशंस आती हैं, ठीक है, उसका पूरा क्लासिफिकेशन है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसमें हमारे पास रैपिड एक्टिंग आती है, जिसमें हमारी इंसुलिन एस्पार्टेट है, आपकी इंसुलिन लिस्प्रो है, आपकी ये सारी ड्रग्स हैं। इसके बाद आती है रैपिड एक्टिंग के बाद शॉर्ट एक्टिंग है, जिसमें रेगुलर इंसुलिन आती है आपकी। शॉर्ट एक्टिंग के बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग आती है, जो जिसमें आपकी आती है एनपीएच, ठीक है, न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगिटोन सॉल्यूशन आता है आपका, या फिर आपका लेंटे सॉल्यूशन आता है। इंटरमीडिएट के बाद आ जाएगा आपका क्या आना चाहिए, लॉन्ग एक्टिंग ऑब्वियसली, जिसमें ग्लार्गिन आएगा और अल्ट्रा लेंट्रे आता है, ठीक है। और लास्ट आता है आपका इंसुलिन का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, इन्हीं अलग अलग कैटेगरी की जो आपकी शॉर्टर एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, इनका कॉम्बिनेशन बना के दे देते हैं। मेनली जो सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन यूज होता है वो है आपका रेगुलर इंसुलिन का न्यूट्रल एनपीएच के साथ, न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगिटोन सॉल्यूशन के साथ कॉम्बिनेशन में ये यूज करते हैं। 70-30 के रेशियो में भी यूज कर सकते हो आप, जिसमें 70% एनपीएच रहेगा, 30% आपका रेगुलर इंसुलिन रहेगा, या 50-50 के रेशियो में भी यूज कर सकते हो, जिसमें 50% आपका एनपीएच रहेगा, 50% आपका रेगुलर इंसुलिन रहेगा। तो ये इंसुलिन की प्रिपरेशन है अकॉर्डिंग टू, आप बोल सकते हो कि कितने आवर्स में इनका ऑनसेट हो रहा है, देने के बाद कितनी जल्दी ये इफेक्ट दिखा रही है और कितने लंबे टाइम के लिए दिखा रही है, ठीक है। तो जब आपकी जरूरत के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको सबसे ज्यादा सुटेबल हो वो कॉम्बिनेशन। आपको कॉम्बिनेशन अगर लग रहा है पेशेंट पे ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखा रहा है तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, अदरवाइज सिंगल ड्रग हम यूज कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट इंसुलिन, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगी कि आपको आंसर जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।